सर्कल मैंने आपको क्या बताया था कि समझो ये अंडरग्राउंड है, ठीक है, प्लांट है, तो क्या होता है थोड़ी देर के लिए वो कैसा ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टली, और फिर ऑब्लिकली और बाहर आ जाएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऐसा बताया था, इसका नाम है सकर, इसका नाम है सकर। आप देख सकते हो फोटो, देखो हॉरिजॉन्टली, पहले थोड़ी देर हॉरिजॉन्टली ग्रो किया, फिर ऑब्लिकली और फिर बाहर आ गया, दिस इज सकर। और ये वाला लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था कि इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल उसका नाम था, वाटर हायासिंथ। आप देख सकते हो इसके अंदर ये है वो ऑफसेट, इसका नाम है ऑफसेट। आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ही जगह पर टफ टफ रूट्स है, देखो टफ टफ मींस बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, और रोशेट ऑफ लीव्स है, रोशेट, एक ही जगह पर ऐसे बहुत सारे लीव्स ग्रो है, आप देख सकते हो, इसका नाम है ऑफसेट, इसका नाम है ऑफसेट। एग्जाम में आपको ये नाम याद रखने, ठीक है। अब देखो ऑफसेट पे क्या लिखा है, जनरली दीज अकर इन एक्वाटिक प्लांट्स, जनरली ऑफसेट पानी के, इसीलिए आपको पता है मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो ऑफसेट है अभी जो मैं बता रहा हूँ, जिसको हम कैसे याद रखते थे, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, रोशेट ऑफ लीव्स, ये वर्ड हाईलाइट भी किए, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हाईलाइटेड वर्ड आपको याद रखना है, रोशेट ऑफ लीव्स एंड टफ टफ रूट्स। अगर आपको ये दो वर्ड दिख जाए तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑफसेट, सीधा ऑफसेट मार्क करना है। और उसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है। इसमें से इकॉर्निया, इकॉर्निया जो है तो हमको वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं, इसको हम वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो इकॉर्निया है, टेरर ऑफ बंगाल, ये बहुत फास्ट स्प्रेड होके पानी में ग्रो करता है, बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, और क्योंकि फास्ट स्प्रेड होता है और पानी में है, इसीलिए इसको एक्वाटिक रनर बोलते हैं। एक रनर है, एक एक्वाटिक रनर है, ये भी भागता है ना पानी में फटाफट फटाफट, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज एक्वाटिक रनर। तो अगर आपको पूछ ले एक्वाटिक रनर क्या है, आंसर इज ऑफसेट, देखो लिखा भी है, इट इज आल्सो नोन एज एक्वाटिक रनर। तो आप ये भी फोटो खींच लो, ये पिक्चर्स, क्योंकि एनसीईआरटी में पिक्चर्स नहीं है, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी पढ़ते वक्त, ठीक है। इतना समझ में आया? अब रुको, मैं इसको हटा के वापस एनसीईआरटी लेके आ रहा हूँ, और ये सारी लाइंस मैं एनसीईआरटी में आपको मार्क कराता हूँ, और कहाँ तक कौन सा सेंटेंस है वो आप प्लीज अपनी बुक में लिख लेना। एनसीईआरटी ने पूरा एक साथ लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा, और मैंने ये बता दिया। आप देख सकते हो, एक रनर है, एक स्टोलॉन है, एक सकर है, और एक ऑफसेट है। इन सबको हम बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन, ध्यान रखना, इन सबको बोलते हैं हम सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये जमीन में आते हैं, देख सकते हो आप, थोड़ा सा जमीन में, थोड़े बाहर है, इसलिए इनको बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। आप देख सकते हो एक और मॉडिफिकेशन है, दैट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये भी एनसीईआरटी वालों ने एक साथ ही दे दिया पूरा, उन्होंने एक्चुअली बाइफरकेट किया ही नहीं बराबर से। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, ट्यूबर, राइजोम, कॉम, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है, और बल, चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी पूछ लेती कभी कभी, तो एक्चुअली ये भी याद रखना बेटर है, मैं वहां पर मार्क करवा दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्यूबर, ये सब एक्चुअली है क्या, स्टेम के मॉडिफिकेशन। स्टेम के एक्चुअली तीन टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन। मतलब एक ऐसा स्टेम जो पूरा जमीन के नीचे ग्रो करता है, इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। एक ऐसा स्टेम जो आधा जमीन में आधा बाहर है, इसको बोलते हैं हम सब एरियल मॉडिफिकेशन। और एक ऐसा स्टेम जो पूरी तरह से बाहर है जमीन के, उसको बोलते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। तीन मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल। एनसीईआरटी ने नहीं किया ये अच्छे से डिवाइड, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं क्या है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में एग्जांपल है ट्यूबर, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ट्यूबर किसका एग्जांपल है एक्चुअली, ट्यूबर में एग्जांपल कौन है, पोटैटो, पोटैटो एक टाइप का ट्यूबर है, ठीक है। और याद क्या रखना है आपको, पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर क्या होते हैं, आईज, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोटैटो ऐसा दिखता है। पोटैटो के अंदर आप देख सकते हो ये जो ऐसे पार्ट होता है, ये पार्ट, ये सब, इनको हम बोलते हैं आई,
इनको हम बोलते हैं आई, आई ऑफ पोटैटो। अब आई में क्या आता है वो ध्यान रखना, ह्यूमन आई जैसा आई नहीं है, इसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर वो ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो क्या लिखा है, आपको क्वेश्चन आ सकता है प्लांट में आइस किसके ऊपर होते हैं, तो याद रखना ट्यूबर्स में, और एग्जाम्पल बोले तो पोटैटो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखो क्या लिखा, आई आर फाउंड ऑन द ट्यूबर विच आर एक्चुअली क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स एंड एक्सिलरी बर्ड, वापस इन्होंने गलती से 2 बार लिखा है, एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड होते हैं। आई क्या है एक्चुअली, एक्सिलरी बर्ड प्लस स्केली लीव्स, प्लस स्केली लीव्स, प्लस स्केली लीव्स। तो खाली इतना याद रखो, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, वापस मैं बोल रहा हूँ। आईज अगर आपको पूछ रहे आई किससे बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ एक्सिलरी बर्ड, इट इज मेड अप ऑफ एक्सिलरी बर्ड, प्लीज ये सब नोट कर लेना, नहीं दिया एनसीईआरटी में, प्लस एक्सिलरी बर्ड प्लस स्केली लीफ, प्लस स्केली लीफ, ठीक है। स्केली लीफ देख सकते हो आप, ये रहा देखो, ये स्केली लीफ है, ये दोनों मिलेंगे तो ही हम उसको आई बोलते हैं। खाली एक्सिलरी बर्ड इज नॉट आई, खाली स्केली लीफ इज नॉट आई। तो आई इज एक्चुअली क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड प्लस स्केली लीव्स, ठीक है, उसको हम आई बोलते हैं। स्टमक तो पोटैटो के ऊपर क्या होता है, आई होता है। हमें क्या करना है, अगर नया पोटैटो ग्रो करना है, नया पोटैटो ग्रो करना है, तो हमें इस एक आई, अगर इस आई, जो आई वाला पोर्शन है, अगर ये बार अगर हम कट करके इसको जमीन के अंदर सो कर देंगे ना, नया पूरा पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा, नया पूरा पोटैटो का प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसीलिए तो बोलते हैं ये कौन से टाइप का प्रोपोगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो गैमेट्स है ही नहीं, स्पर्म और ओवम का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो बॉडी के पार्ट से पूरा प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर फेमस फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दे आर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगर आपको बोले मॉडिफिकेशन किस चीज के लिए, तो ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए मॉडिफिकेशन है, क्योंकि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन सारा का सारा जितने भी आते हैं वो सब किसके लिए मॉडिफाई होते हैं, एक्चुअली दे आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। इसके अलावा और प्रोटेक्शन से, अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्रोटेक्शन मिलता है इनको अगर ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं तो, पेरिनियल ऑर्गन्स, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है, बाकी सब नहीं पढ़ना है। द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस बिकम swollen in soil and all, वो सब नहीं, सिर्फ इतना याद रखना। आईज आर फाउंड ऑन द ट्यूबर, पोटैटो जो होते हैं उनके ऊपर आई होता है। आई को हम क्या बोलते हैं एक्चुअली, आई किस क्या क्या चीज है उसके अंदर, 2 चीजें, एक्सिलरी बर्ड एंड स्केली लीफ। प्लीज अपनी एनसीईआरटी अगर आपने खरीद रखी है तो आप उसमें अभी के अभी लिख लो। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ जो जो नीट एग्जाम में जरूरत होती है, तो अगर आप नहीं लिख रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको याद नहीं रहने वाला, आप भूल जाओगे। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी कोई बुक लो, उसमें नोट करो कि ट्यूबर एग्जांपल पोटैटो, इट पोजेसेस आई व्हिच इज इक्वल्स टू स्केली लीव्स प्लस एक्सिलरी बड। ये सब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो सिर्फ टेक्स्ट बुक से पढ़ा सकता था, बट फिर भी मैंने ढूंढ के निकाला और आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अननेसेसरी नहीं है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट इज राइजोम। राइजोम इज आल्सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उसके एग्जाम्पल याद रखने, आपको उसके अंदर का डिटेल कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल क्या है, जिंजर, टर्मरिक, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, 3 एग्जाम्पल याद। ये 3 ऐसे है जो राइजोम की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना, दे आर इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ राइजोम, ठीक है। राइजोम, बनाना एक बार नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, जिंजर और टर्मरिक पूछा हुआ है, क्या है वो, राइजोम है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है कॉम। कॉम एक्चुअली क्या होता है, कॉम जो है वो एक्चुअली राइजोम ही है, कॉम इज द टाइप ऑफ राइजोम ओनली। अभी क्या डिफरेंस है राइजोम और कॉम में, देखो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना, समझो। ये क्या है, ये राइजोम है, मतलब क्या मेरा, राइजोम के अंदर जो अपाइकल बड होता है ना, अपाइकल बड, तो पता है अपाइकल बड क्या करता है, इसको ग्रो करने देता है। तो अपाइकल बड है ना एक्चुअली यहाँ पर होता है, ये मैं जो दिखा रहा हूँ, रुको मैं दूसरे कलर से नोट करता हूँ, ये वाला पोर्शन, दिस इज अपाइकल बड। इसके वजह से ये कैसे ग्रो करेगा, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। वही अगर अगर यही सेम प्लांट के ऊपर, अगर प्लांट के ऊपर अपाइकल बड ऊपर की तरफ हो तो ये कैसा ग्रो करेगा, वर्टिकली।
तो एक्चुअली वर्टिकली जो ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं कॉम, हॉरिजॉन्टली जो ग्रो करता है उसको बोलते हैं राइजोम। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। आपको कोई इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ एग्जांपल पूछते हैं, वो ध्यान रखना। तो आप अपनी बुक में कहीं एक्स्ट्रा लिख लेना, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको नहीं लिखना है तो, पर स्क्रीनशॉट में फिर आप पूरा पढ़ने बैठ जाओगे। ऐसे लिखा है देखो आप, राइजोम के अंदर क्या लिखा है, विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। ठीक है, जिंजर एंड टर्मरिक एग्जांपल। कॉम देखो लिखा है वर्टिकली, विच ग्रोज वर्टिकली, एग्जांपल कोलोकेशिया एंड जमीकान, कोलोकेशिया एंड जमीकान। एनसीईआरटी ने सारी चीजें एक साथ दे रखी है, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीकान। उन्होंने ये बताया ही नहीं कि पोटैटो किसके अंदर आता है, ट्यूबर के अंदर। जिंजर एंड टर्मरिक किसमें आते हैं, राइजोम। कोलोकेशिया एंड जमीकान किसमें आते हैं, कॉम। सब पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने देखो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन करके हाईलाइट किया, क्यों, क्योंकि ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इज एनसीईआरटी पॉइंट, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीकान, एक साथ लिख दिया। आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन डेप्थ, मैंने बोला था ना ये सब किस लिए मॉडिफाई हुए, टू स्टोर फूड। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अ कंडीशन अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ, ये भी मैंने आपको बताया था। ये लोग अगर जमीन के अंदर ग्रो करेंगे तो बाहर अगर कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी बोला जाता है, इसीलिए ये लोग हर सीजन में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट बचा है बल्ब। बल्ब इज एक्चुअली ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक बल्ब के एग्जांपल है। बल्ब एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बल्ब क्या होता है एक्चुअली, इसके अंदर है ना स्टेम जो है वो पूरा रिड्यूस हो जाता है। आप अगर ऑनियन, अब सबने देखा होगा ऑब्वियसली, ऑनियन देखा होगा, अगर ऑनियन आपने देखा होगा तो उसका जो बेस होता है ऑनियन का एकदम नीचे से, वो एकदम सॉलिड होता है, सॉलिड सॉलिड एकदम, वो एक्चुअली स्टेम है। उसके नीचे आप देखोगे तो रूट है, ऐसे रूट, छोटे 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 रूट्स होते हैं। और जो आप खाते हो ना एक्चुअली वो लीव्स है, वो जो, वो आप ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे पोर्शन है जो आप ऐसे निकाल रहे हो बाहर ऐसे ऐसे करके, वो एक्चुअली लीफ है, वो एक्चुअली लीफ है। तो ऑनियन हम खाते हैं वो एक्चुअली लीफ है। ठीक है, और क्योंकि ये जो ये लीफ है और हम खाते हैं इसीलिए इनको बोलते हैं फ्लैशी लीव्स, या नोन एज फ्लैशी लीव्स। तो बल्ब के पास क्या होता है, फ्लैशी लीव्स होते हैं। सिमिलरली गार्लिक भी वैसे ही है। गार्लिक एक्चुअली आप देखोगे तो गार्लिक का पूरा एक एक पूरा ये एक गार्लिक होती है राइट, उसमें भी ऐसे नीचे नीचे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, और एक के अंदर बहुत सारे छोटे 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 पीसेस होते हैं गार्लिक के। वो एक्चुअली जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं दे आर लीव्स, वो भी लीव्स है, दे आर आल्सो लीव्स। तो उनके अंदर एक्चुअली स्टेम जो है वो रिड्यूस हो जाता है नीचे, एकदम छोटा सा हो जाता है, दिस इज स्टेम। डिस्क लाइक होता है स्टेम, डिस्क। तो इसीलिए याद रखना फ्लैशी लीव्स किस में होती है, ऑनियन एंड गार्लिक्स, ऑनियन एंड गार्लिक। आप देख सकते हो लिखा है स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क लाइक and surrounded by numerous fleshy leaves. Many root arises from its base. Example, onion and garlic. The fleshy leaves of onion and garlic store food. एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ऐसी कौन सी लीव्स होती है जो खाना स्टोर करती है, जो फूड स्टोर करती है, ऐसी कौन सी लीव्स, उनको हम फ्लैशी लीव्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल बताओ, ऑनियन एंड गार्लिक। समझ में आया, क्लियर है ये सब। तो मैंने अगर इतनी मेहनत की तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। समझ में आया क्या मैंने क्या समझाया इतना। एक और चीज, ब्लाइंडली आप सोच रहे हो कि मैंने आपको बोला इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप ब्लाइंडली इसमें से सब पढ़ लोगे, मत पढ़ना। बिलीव मी, ये बुक एलन की है, नो डाउट, मैंने ये एलन से लिया है, ठीक है, बट एलन की बुक है इसका मतलब ये नहीं है कि एलन, अभी आप देखने जाओगे तो एलन के अंदर यही चैप्टर, एलन की जो बुक है उसके अंदर 120 पेजेस की बुक है ये, 120 या 100 पेजेस की। आप मुझे बताओ कि आप 120 या 100 पेजेस पढ़ सकते हो क्या? चलो किसी की कैपेसिटी इतनी है कि वो लोग पढ़ भी ले, आप इसको रिकॉल कर पाओगे? इसीलिए ब्लाइंडली ये मत सोचना कि एलन की बुक है तो सब इंफॉर्मेटिव ही होगा और मैं सब पढ़ने जाऊंगा, मत करना ऐसा। मुझे पता है ना, एज अ मैं इस पाथ से निकला हूँ, मुझे पता है ना कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसीलिए तो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। ऐसे तो बोला नहीं कि ब्लाइंडली पूरा पेज पढ़ लो, नहीं, तो मैं रिक्वायर्ड होगा मैं खुद ही बता दूंगा, तो ऐसे कहीं से कुछ भी मत पढ़ना। और अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म करना कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ू क्या, किसी की भी बातों में आके कुछ भी मत पढ़ लेना।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि एलएम की बुक, ये बुक के अंदर इतने पेजेस है आप पागल हो जाओगे, इतना डिटेल में लिखा हुआ, इतना डिटेल नहीं पूछते एग्जाम में। हाँ लक खराब हुआ तो आ सकता है, बट आप सोचो क्या लक लक खराब हुआ तो एक दो क्वेश्चन आएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि नीट के अंदर 90 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, 10 क्वेश्चन बाहर से आते हैं। हाँ वो इसमें सब है, वो 10 क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, अब आप सोचो कि अगर वो 10 क्वेश्चन के चक्कर में अगर एक सारी बुक पढ़ भी लो, तो क्या एट दी एंड आप इस सबको कलेक्ट कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे? तो उसके चक्कर में आप एनसीईआरटी बराबर से नहीं पढ़ते हो, और फिर उन 10 क्वेश्चन के चक्कर में आपके 80 क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए मैं एडवाइस करता हूँ आपको, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि नो डाउट एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चन आते हैं, बट कितने आएंगे? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 to 13 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उन 12 to 13 क्वेश्चंस के लिए बाकी क्वेश्चंस की बैंड मत बजा देना। कोई भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ ला सकता है बायो में, आप देख लेना। अब तक अगर आपने रिजल्ट देखे होंगे नीट के ना, फिजिक्स में आउट ऑफ आया होगा, केमिस्ट्री में आउट ऑफ आया होगा, बट बायो में कभी नहीं आया होगा, और अगर आया भी होगा तो लकीली आया होगा, ये मेरी गारंटी है। रीजन इज बायो में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे बाहर से आते हैं, इतने बाहर से आते हैं कि उनको कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कहाँ से आया है, और गलती से हो सकता है उसका राइट हुआ सामने वाले का। इसीलिए बायो में आउट ऑफ लाने का सोचना अच्छी बात है, बट फिर उसके लिए इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, और बहुत लास्ट में भी तो उतना ही पढ़ो जितना आप रिवाइज कर सकते हो। ये सब चीजें का ध्यान रखना। क्या है कि पढ़ तो लेते हैं एक साथ जोश में सब, वापस रिवाइज कौन करेगा? 140 या 150 पेजेस कैसे रिवाइज करोगे आप? मेरी बात समझना, ब्लाइंडली कहीं से भी कुछ भी मत पढ़ना, समझा? इतना क्लियर है सब कुछ? अनम्यूट करके बता सकते हो, ये क्लियर है? इतना सब समझ में आ गया? यस मिस। मिस नहीं सर। अरे सर। ओके, नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ बाहर से नहीं आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कंसेप्चुअल है, उसमें कंसेप्ट होते हैं, बाहर से क्या आना है इसमें? बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है ये सब्जेक्ट, फैक्ट्स इस पे बहुत सारे हैं। आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, तुक्का मारना पड़ेगा। ऐसा कंसेप्ट बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, किसी किसी को इंटरेस्ट होता है, नॉलेज है कि यार मेरे को तो इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट है तो इसका मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है और अगर आपको एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है बायोलॉजी, तो आप पूरे दिन बायोलॉजी पढ़ते बैठोगे ना, तो फिर वो ड्रीम कभी सक्सेस नहीं होने वाला है, वो ड्रीम कभी फुलफिल नहीं होने वाला है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा ब्लाइंडली सब एक ही सब्जेक्ट के पीछे मत पड़ जाना, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं सब पढ़ने बैठ जाऊँ, ये वो इंटरनेट पे नहीं। ड्रीम है तो उतना ही पढ़ो पहले जितना आपको अभी पढ़ना है। आपको आगे एमबीबीएस में सब पढ़ने मिलने वाला है, और ये सब प्लांट अभी के लिए झेलना है सिर्फ। ये सब फालतू की जो चीजें थोड़ी थोड़ी मैं ऐसे ही बोलूंगा, क्योंकि लिटरली ये एक तरह से स्टूडेंट को टॉर्चर देता है ये बॉटनी, बट कुछ नहीं कर सकते। आपको ड्रीम तक पहुंचना है तो ये सब करना पड़ेगा। एक बार आप बन गए उसके बाद आपको ये सब चीजें नहीं फेस करनी है, आपको पूरी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने मिलेगा, फुल कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, एवरीथिंग, सब कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। एक चीज भी आपको प्लांट के बारे में नहीं आने वाली, एक चीज भी नहीं, ठीक है? तो इसलिए बोल रहा हूँ इंटरेस्ट के हिसाब से मत चलना आपने। हाँ अगर आपको रिसर्च वर्क नहीं जाना है तो बात अलग है, पर डॉक्टर ही बनना है तो ये सब एटीट्यूड अच्छा नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ लोग होते हैं एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि अरे मेरे को तो बायो ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा। आपको पढ़ना है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा इक्वली। सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी सौरभ, अभी के लिए तो इतना, पहले सब धीरे 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 धीरे। तो ये आपका हो गया, तो मैंने आपको बोला इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जितना मैंने आपको बोला उतना आप याद रख लेना। नाम हेडिंग पता होना चाहिए, उसके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया वो पता होने चाहिए, ठीक है? ये हो गए हमारे कौन से मॉडिफिकेशन? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सारे के सारे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन किस लिए है? स्टोर फूड, स्टोर फूड। इसके पहले सब एरियल मॉडिफिकेशन थे, वो किसके लिए है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि वो तो सिर्फ ग्रो करने का काम करते हैं। आप देख सकते हो रनर भागता है फास्ट फास्ट, स्टोलॉन जहां पर आर्च डाउन होगा वहां पर ग्रो करेगा, सकर भी यही काम करता है, ऑफसेट भी इतना फास्ट फास्ट ग्रो करता है। तो सारे सब एरियल मॉडिफिकेशन का काम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सारे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है? नेक्स्ट एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन मतलब पूरी तरह से बाहर, पूरी तरह से बाहर।
एयर में, ठीक है। उसके मॉडिफिकेशन देखो क्या है, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, फाइलोक्लेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार है ये वाला पॉइंट, 5 स्टार। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है पर पूछते हैं, यही प्रॉब्लम है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लो और वही पॉइंट्स को एनसीईआरटी में नोट करो जो मैंने बोला है, सब मत लिखने बैठ जाना, सब सेंटेंस के सेंटेंस ब्रीफ की तरह लिखना मत, हिस्ट्री के अंदर जो ब्रीफ्स आते वैसे, ठीक है। ये आपका काम है। एनसीईआरटी है आप लोगों के पास? हेलो, एनसीईआरटी है क्या? खरीदो फिर, अभी तक नहीं खरीदा आप लोगों ने, अभी तो फिर भी लॉकडाउन हट गया ना, तो थोड़ी बहुत बुक स्टोर से या कहीं से मंगाओ, पढ़ो। एनसीईआरटी तो खरीदना चाहिए था आप लोगों को अभी तक। जिनके पास नहीं है प्लीज खरीदो एनसीईआरटी, एटलीस्ट बायो, सब मत एक साथ, बायो पढ़ो, लाओ एनसीईआरटी, जो मैं बोल रहा हूँ उतना लिखो एक्स्ट्रा, ये सब काम करो। सब काम टीचर नहीं कर सकते, आपको करना होगा। समझ में आया? एनसीईआरटी खरीदो, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन कैसे भी करके एडजस्ट करके बुक लाओ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मार्क करना है आपको। अच्छा जो लोग, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। जो लोग नीट दे रहे हैं उन लोग प्लीज एनसीईआरटी बुक खरीद लेना, ठीक है। ओके चलो, तो नेक्स्ट है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। एरियल मॉडिफिकेशन में आप देख सकते हो क्या क्या है, वापस ये भी वही बोल रहा हूँ मैं आपको, एनसीईआरटी में उन्होंने अप्रोप्रिएटली नहीं किया है डिवीजन, मैं आपको यहाँ पे डिवीजन बता देता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ मार्क करना है कौन क्या है। देखो सबसे पहला है स्टेम टेंड्रिल, मतलब स्टेम जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा इनटू टेंड्रिल्स, टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। टेंड्रिल क्या काम हो सकता है आप सोचो, टेंड्रिल का काम क्या होता है, सपोर्ट। ये मॉडिफिकेशन किसके लिए, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन। हाँ एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जो टेंड्रिल है वो कहाँ से आए, एक्सिलरी बर्ड से। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेंड्रिल में, टेंड्रिल में, ठीक है। विच हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, तो मतलब सपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेप वाइन्स, गॉड्स, गॉड्स दिया था अगर आपको याद होगा तो, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ग्रेप्स एंड ग्रेप वाइन्स, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, ग्रेप्स एंड ग्रेप वाइन्स, ठीक है। ग्रेप्स एंड ग्रेप वाइन्स आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट है स्टेम थॉर्न, नाम से पता चलता है थॉर्न कांटे में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थॉर्न्स में, थॉर्न्स में, कांटों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल है बोगनवेलिया एंड सिट्रस, एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने बोगनवेलिया एंड सिट्रस, ठीक है। इसका क्या काम है, प्रोटेक्शन, किससे, ब्राउजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल्स, ये लिखा है एनसीईआरटी वालों ने। ये वाला टॉपिक फाइलोक्लेड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला था आपको फाइलोक्लेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब लोग नीट नहीं देने वाले क्या, कुछ लोग ऐसे सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बायो पढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या कुछ? नो सर। ठीक, ओके ठीक है। तो जो लोग नीट दे रहे हैं एटलीस्ट उन लोग प्लीज मार्क कर लेना, फाइलोक्लेड इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है देखो, स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट, जो मैंने आपको वहां पे भी बोला था, फ्लैशी फ्लैट, एकदम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ऐसा दिखता है कुछ फ्लैशी, ठीक है, और फ्लैट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ओपुंचिया। फ्लैशी फ्लैट जो होता है वो कौन से प्लांट में होता है, ओपुंचिया करके एक प्लांट होता है, उसके अंदर जो स्टेम है वो कैसा हो जाएगा, फ्लैशी और फ्लैट हो जाएगा। जबकि एक और प्लांट है यूफोर्बिया, याद रखना, एक इकॉर्निया था, ये यूफोर्बिया, दोनों में डिफरेंस है। वो इकॉर्निया इज अ, इकॉर्निया, इकॉर्निया किस में आता था, इकॉर्निया, एनीवन, इकॉर्निया किस में, ये ऑफसेट है ना, इकॉर्निया और यूफोर्बिया अलग अलग है, यूफोर्बिया, इकॉर्निया एंड यूफोर्बिया डिफरेंट,
तो देखो स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए फ्लैशी फ्लैट, तो ऐसा किसमें होता है? ओपुंशिया करके एक प्लांट है उसमें होता है। फ्लैशी बट सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया में होता है। बट अगर फ्लैशी फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्लेड। ठीक है, अगर स्टेम किस में कन्वर्ट हो जाए? फ्लैशी फ्लैट और फ्लैशी सिलेंड्रिकल, फ्लैशी सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसमें काम क्या होता है एक्चुअली? इसमें जो स्टेम होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। नॉर्मली हमें पता है फोटोसिंथेसिस कौन करता है? लीव्स। अगर स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू a structure which performs photosynthesis then it is known as phylloclade. Phylloclade क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऐसा कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है? फाइलोक्लेड। तो अगर आप सोचो कि अगर इसके अंदर स्टेम अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो लीव्स क्या कर रही है? फिर लीव्स क्या कर रही है? लीव्स मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स पर। देखो लिखा भी है एंड ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा है? स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैशी फ्लैट ओपुंशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया and green leaf like structure and carried out photosynthesis like leaf. The leaves are modified into spines. leaves जो होती है वो modify हो जाती है spines. confuse मत होना, stem thorn अलग है, leaf spine अलग है। मतलब समझाना, एक बार ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो स्टेम है वो किसका फंक्शन कर रहा है? लीव्स का। स्टेम जो है वो किसका फंक्शन कर रहा है? लीव्स का फंक्शन कर रहा है। तो फिर लीव्स क्या करेंगे? लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, क्वेश्चन ऐसा आया, ऐसा कौन सा स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करता है? आंसर इज फाइलोक्लेड। ऐसा कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन है जिसके अंदर लीव्स जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं? अगेन फाइलोक्लेड आंसर है। और उसके एग्जांपल पूछे तो दो एग्जांपल है। कौन से? ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया। अगर सिंगली वो लोग स्पेसिफाई मेंशन करके बोलते हैं फ्लैशी फ्लैट, देन आंसर इज ओपुंशिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल, देन यूफोर्बिया। क्लियर? फाइलोक्लेड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बार आया हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया ये टॉपिक? इतना क्लियर? Yes, sir. कि तो ये सब एनसीईआरटी ने अलग अलग तरीके से नहीं दिया, एनसीईआरटी ने सारा एक साथ मैशअप कर दिया पूरा। तो आपको अलग अलग तरीके से याद रखना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो ये सब स्क्रीनशॉट आप ले लेना ताकि आपको फायदा हो। तो हमारा स्टेम का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। ठीक है, मैं आपको ठीक है, यहाँ पर आपका ये खत्म होता है। अब मैं वापस एनसीईआरटी पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलो। अब देखो एनसीईआरटी वालों ने क्या गलती गड़बड़ कर दिया। उन्होंने पहली बात तो ये सब स्टेम सोलन वोलन सब समझाया ही नहीं है। उन्होंने सारा देखो एक साथ लिखा है, स्टेम डेंड्रिल, स्टेम थॉर्न्स, बताया ही नहीं वो है क्या एक्चुअली। दे आर एरियल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न। बोगनवेलिया लिखा है, देखो आप देख सकते हो, सिट्रस लिखा है। यूफोर्बिया और विपुंशिया के बारे में भी बात की है। उन्होंने क्या लिखा है? सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स मॉडिफाई द स्टेम इनटू फ्लैटेंड ओपुंशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया। बट ये तो बताया नहीं कि एक्चुअली इसका नाम क्या है। तो आप उतने स्ट्रक्चर को अंडरलाइन कर लेना और उसके बाजू में लिख लेना, ये क्या है एक्चुअली? फाइलोक्लेड। दिस इज एक्चुअली फाइलोक्लेड। अच्छा, मेरे को एक और क्वेश्चन करना है आप लोग से। ये आप लोग को ये इसी तरह से पढ़ाओ कि टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाना है? मेरे को पहले ये कंफर्मेशन दो कि पूरा पढ़ना अच्छे से नीट की तरह से है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक जितना ही पढ़ना है, ये भी बता दो मुझे। मैं क्या, कुछ लोग को ये भी चीज होनी चाहिए। बताओ मैसेज करके या बोलो ये सही है पढ़ाने का तरीका या आप लोग अलग तरीके से चाहिए? ठीक है ना?
पे कुछ लोग तो मैसेज ही नहीं करते। ठीक है चलो, तो प्लीज जो जो मैं बोल रहा हूँ उनको अंडरलाइन कर लेना, आप मार्क कर लेना। अब मैं वापस आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो सब एक साथ दिया, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकांत, कोलोकेशिया। आप उनको लिखोगे, इसमें आप क्या करोगे, पोटैटो को अंडरलाइन करोगे, ऊपर लिखोगे ट्यूबर। जिंजर एंड टर्मरिक किसके एग्जाम्पल थे? जिंजर एंड टर्मरिक वो किसके एग्जाम्पल थे? तो उसको अंडरलाइन करना। जमीकांत एंड कोलोकेशिया किसके एग्जाम्पल थे? कॉर्म, एक कॉर्म था, है ना। और जिंजर टर्मिक राइजोम, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया ही नहीं उन्होंने, क्या है? ऑनियन एंड गार्लिक बल्ब। ये सब आप मार्क, ये लिखना अपनी एनसीईआरटी बुक में, या कहीं आप अलग से लिख रहे तो लिखो, वरना फिर मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा अगर आप नहीं लिखोगे, क्योंकि मैं पूछूंगा ये सब। तो अगर आप लोग नहीं दे पाए आंसर, इसका मतलब आपने लिखा ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसा पढ़ाने का क्या मतलब, वरना फिर मैं टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाऊंगा, सिर्फ फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज मार्क कर लेना, जो लोग नीट दे रहे वो लोग, यहाँ वैसे सब नहीं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो उन्होंने क्या लिखा है। हाँ, फिर वो यूफोबिया वाला हो गया, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है एक्चुअली, स्टेम होके फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इन्होंने यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी लिखा है इनडायरेक्टली, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है यहाँ पर एक ऐसा स्टेम जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं, उसको हम फाइलोक्लेड बोलते हैं। ठीक है, लेक्चर खत्म होने वाला है, जल्दी से वापस ज्वाइन करें। उसके बाद देखो अभी यहाँ देख सकते हो, अभी वो आपकी उसका मतलब ये सब अलग अलग इन्होंने कैसे एक साथ दे दिया। क्या लिखा देखो, अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड टू न्यू निके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट्स आर फॉर्म। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? रनर। तो आप प्लीज इतना अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में और लिख लेना उसके बाजू में, ये एक्चुअली किसकी डेफिनेशन है? रनर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। और रनर के एग्जाम्पल क्या दिए इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने, वही याद रखना है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अब वो एलन वाला मत देखना, एलन वाले से जाने दो, एग्जाम्पल एनसीईआरटी की होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद देख सकते हो क्या लिखा है, इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन a slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arch downward